सदन में इस तरीके की भाषाओं का जब प्रयोग होता है, किस तरीके से कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल, ये कहाँ तक जायज है? लेकिन सदन के अंदर सूबे के मुखिया अगर ये जिक्र कर रहे हैं तो उसके मायने सियासी निकलते हैं। मुझे लगता है कि भाषा को राजनीतिक मोड़ पे नहीं लाना चाहिए और हम सभी को गर्व है कि हम हर तरह की भाषा बोल रहे हैं। अगर बांग्लादेश आज एक अलग राष्ट्र के तौर पर बना है तो उसके पीछे की वजह कहीं न कहीं भाषाई विवाद था। जिस भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वो तल्ख जरूर हो सकती है लेकिन अमर्यादित नहीं है। तो क्या वाकई वोट बैंक एक सबसे बड़ा जरिया रहता है या वाकई दिल से वो चाहते हैं कि हाँ मैं हिंदू के साथ हूँ, हिंदी भाषा मेरी पवित्र है? देखिए, राजनीतिक दल जो हैं वो किसी के सगे नहीं होते। वो केवल और केवल अपना फायदा देखते हैं और वो फायदा जो उनको कहीं न कहीं आने वाले समय में चुनाव में या किसी और भी उनकी राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद दिखता है। लेकिन जब विवाद शुरू होता है तो केवल दो भाषाओं पर हो जाता है, हिंदी और उर्दू पर। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। भाषा की बात आई तो सदन गरमाई, उर्दू का विरोध करते करते अपनी ही भाषा अमर्यादित कहलाई। बोली बोल लफ्ज सब सियासत के हिसाब से चुनते हैं, वरना क्यों कठमुल्ला जैसे शब्द सदन में गरजते हैं। और आज इस पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से बीते दिन यूपी में विधानसभा का सदन बैठा हुआ था और वहां पर लगातार इस तरह की चर्चा की भाषा को लेकर के, जब 5 भाषाओं को स्वीकारा गया, उसका फैसला लिया गया, लेकिन फिर क्यों उर्दू और अंग्रेजी भाषा पर इस तरीके का विरोध हुआ और खुद सूबे के मुखिया कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग करते आते हुए नजर आए। क्योंकि देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसलों की तो दुनिया कायल है, लेकिन जब इस तरीके से लगातार जो विपक्ष कहता है कि वो विरोधी कर है, हिंदू के साथ साथ हिंदू का तो पक्ष लेते हैं लेकिन मुस्लिम विरोधी हैं, इस तरीके की सोच पनापने का प्रयास करते हैं, इस तरीके की जब बात आती है तो उस पर चर्चा करना जरूरी है। तो इस पर सीधे बात करेंगे हेमंत सर आपसे और जानने की कोशिश करेंगे कि सदन में इस तरीके की भाषाओं का जब प्रयोग होता है, किस तरीके से कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल, ये कहां तक जायज है? देखिए, जाहिर सी बात है कि सूबे के मुखिया संवैधानिक बॉडी पर वो बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जो जिक्र किया दरअसल उसको लेकर विरोधियों की ओर से, खासकर विपक्ष के नेताओं की ओर से कमेंट आने शुरू हो गए कि क्या आप उर्दू भाषा को लेकर उसकी खिलाफत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई शब्द हैं जिसका प्रयोग खुद सूबे के मुखिया ने उस वक्त किया। उर्दू भाषा के शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। यही वजह है कि मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर संजय सिंह ने जो ट्वीट डाला है उसको आप देखिए। उन्होंने लिखा कि योगी जी ने अपने 4 मिनट 28 सेकंड के उर्दू के खिलाफ दिए गए भाषण में 9 उर्दू के शब्द बोले हैं, जिसमें तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया, ये सारे शब्द जो हैं वो उर्दू से जुड़े हुए हैं। तो विरोध बेसिकली क्या है? विरोधियों की ओर से विपक्ष जो है बड़े चुटकीले अंदाज में सूबे के मुखिया को घेरने में लगा है। चाहे वो अखिलेश यादव हों, पल्लवी पटेल का भी एक ट्वीट निकलकर सामने आया, अखिलेश यादव ने भी उनको लेकर ट्वीट किया कि क्या आप उर्दू भाषा को लेकर कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं कठमुल्ला। ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपने कहा शुरुआत में कि क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, मुल्ला, मौलवी, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल क्या आम बातचीत में किया जा सकता है? ये बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है। लेकिन सदन के अंदर सूबे के मुखिया अगर ये जिक्र कर रहे हैं तो उसके मायने सियासी निकलते हैं। लेकिन देखा जाए सदन में ये बात नहीं समझ में आ रही है कि सीएम योगी उर्दू का विरोध कर रहे थे या अंग्रेजी का पक्ष ले रहे थे। जाहिर सी बात है क्योंकि जब चर्चा चल रही थी विधानसभा के अंदर, क्योंकि आज माधव प्रसाद पांडे ने इसको क्लियर किया कि हमने ना ही अवधी भाषा को लेकर कोई विरोध किया, हमने ना ही भोजपुरी या बुंदेलखंडी भाषा को लेकर कहीं कोई विरोध किया, हमने अंग्रेजी भाषा को लेकर जरूर जिक्र किया था, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उर्दू को लाया जाए या फिर उर्दू, ये इसी को लेकर कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया ने जो जिक्र किया है, जो अपने स्टैंड पर योगी आदित्यनाथ अमूमन खड़े रहते हैं। एक फायरब्रांड नेता, हिंदुत्व का जो एजेंडा उनका है उसी एजेंडे पर चलते हुए उन्होंने जो जिक्र किया, जो मैसेज उनको पहुंचाना था साफ तौर पर वो मैसेज उन्होंने विधानसभा के अंदर जरूर पहुंचा दिया है। लेकिन अब ये उनके लिए इस तरीके से बैकफायर कर रहा है कि क्या आप उर्दू शब्द से आपको इतना परहेज क्यों है, उर्दू शब्द या फिर उर्दू भाषा से आपको क्या तकलीफ है। यही वजह है कि विरोधियों की ओर से यह जिक्र करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष भी तुष्टीकरण की राजनीति खूब करता है। तेलंगाना में आपने भी देखा कि मुस्लिम कर्मचारियों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया जाता है। तो ये सारी
जो तो स्ट्रेटजी सियासत है है वो सियासत ठीक है जुड़ी। ठीक है। हैरत होती है ऐसी बात पर कि हिंदी का पक्ष तो हम रखते हैं, लेकिन हिंदी का पक्ष रखते रखते अपने ही शब्दों को जो है अपमानित कर जाते हैं। ब्रिजेश सर, आपको क्या लगता है, भाषा का साथ देना तो ठीक है, लेकिन भाषा के साथ साथ अपनी ही भाषा को अमर्यादित कर देना? देखिए, भाषा की अपनी मर्यादा होती है। कहते हैं जब शब्द होते हैं वो शब्दों की अपनी मर्यादा है, और जिस शब्द का प्रयोग जिस क्षेत्र में किया जाता है वो बहुत कुछ मायने रखता है। मसलन अगर आप किसी भी एक शब्द को, अगर पूर्वांचल में आप मान लीजिए खाने को कहते हैं भख लीजिए, या फिर इस तरीके से कोई भी शब्द, वो शब्द अगर आप आकर के जो है पश्चिम में बोलेंगे तो अमर्यादित लगेगा। सवाल ये है कि आप अपने शब्दों का प्रयोग कहाँ पर और किस तरीके से कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो भाषा को लेकर के विवाद छिड़ा, ये भाषा को लेकर के विवाद ना तो नया है और ना ही कुछ अलग है। भाषा को लेकर के विवादों की अगर फहरिस्त देखो तो बहुत लंबी है। अगर बांग्लादेश आज एक अलग राष्ट्र के तौर पर बना है तो उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं भाषाई विवाद था, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग देश बना उस वक्त जिन्ना ने वहाँ उर्दू की वकालत की थी, और जो बांग्लादेश यानी कि जो बंगाल का प्रांत था वहां के लोगों ने कहा था कि नहीं, बांग्ला इस बंगाल प्रांत की प्रमुख भाषा और उर्दू को थोपा नहीं जा सकता जो है। तो इसको लेकर के जो बंग भंग आंदोलन चला या बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत हुई, उसमें कहीं ना कहीं बांग्ला भाषा का बड़ा योगदान था। यानी कि एक भाषा कैसे एक देश के टुकड़े करा सकती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर समाजवादी पार्टी और उनके जो है नेता सदन के अंदर उर्दू की वकालत करते हैं और अगर योगी आदित्यनाथ उस पर कुठाराघात करते हैं, कहते हैं आप अंग्रेजी से आप परहेज करते हो और उर्दू की आप वकालत करते हो, यानी कहीं ना कहीं आपकी नज़र में भाषा के जरिए उस वोट बैंक को पकड़ने का जो है एक अपना एक इरादा है। तो जाहिर तौर पर देखिए, जो जिस भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वो तल्ख जरूर हो सकती है लेकिन अमर्यादित नहीं है। क्योंकि आप अगर भाषाओं के हिसाब से समझिए तो कठमुल्ला जो शब्द है वो कठमुल्ला खांटी, या फिर ये कहिए कि एक तरह से जो विशुद्ध मुस्लिम तबका है जिसको कहते हैं कि एक तरह से शुद्ध इस्लामिक या कट्टर इस्लामिक, उसके लिए कठमुल्ला शब्द का प्रयोग कई बार किया जाता और कई जगहों पर किया जाता। तो ऐसे अगर भाषाई आधार पर आप देखिए तो हो सकता है वो जगह और जो कहने का लहजा वो अलग हो सकता है, लेकिन शब्द गलत नहीं है। और मंशा तो साफ तौर पर विपक्ष की स्पष्ट थी कि विपक्ष किस मंशा के साथ जो है उर्दू की वकालत कर रहा था, अंग्रेजी की मुखालफत कर रहा था और बाकी भाषाओं का समर्थन नहीं करता। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है। इसलिए भाषा का विवाद, इसको इस लेवल पर भी समझना होगा कि क्या कोई भी भाषा किसी एक वोट बैंक को, किसी एक बड़े तबके को प्रभावित कर सकती है क्या? तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि बांग्लादेश का जो अलग राष्ट्र बनना वो कहीं भाषाई विवाद की एक बड़ी पृष्ठभूमि के तौर पर सामने आया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि विपक्ष उर्दू भाषा के जरिए उस बड़े मुस्लिम वोट बैंक को एक तरह से वो तुष्टिकरण के लिए हमेशा से देखा गया है भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है तो इनको हिंदू की पार्टी कहा जाता है और मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, और उस बीच में जब सीएम योगी इस तरीके का बयान देते हैं, और हालांकि अब तो विपक्ष इस बात को भी कह रहा है कि रिटायरमेंट पीएम मोदी का सितंबर में हो रहा है, इसलिए तैयारियां चल रही हैं कि पीएम मोदी का पद मिल जाए। देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है कि कौन क्या बनेगा और कौन कहाँ जाएगा, लेकिन सब कुछ न कुछ बनने की तरफ ही अग्रसर है और सब इसीलिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या विपक्ष 2027 की प्लानिंग नहीं कर रहा है? क्या विपक्ष उर्दू के जरिए अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं कर रहा है? तो आप जो फ्यूचर आपके जो है गोल है उसको सेट करने के लिए तो सारा कुछ, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये पूरी लड़ाई हो रही है, कोई महाकुंभ को लेकर के गालियां दे रहा है, कोई महाकुंभ को लेकर तारीफ कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है? आप अगर किसी भाषा की आप मुखालफत कर रहे हैं तो आपको ये भी तो समझना चाहिए कि आप भी उसी पतवार पर बैठे हुए हैं। जो है कल आप उर्दू की वकालत कर रहे हैं और अंग्रेजी की मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि आप गलत क्या कहा, योगी आदित्यनाथ ने अगर ये कहा कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को वकालत करेंगे कि जाकर के आप जो है आप उनको जो है मौलवी बना दीजिए या मौलाना बना दीजिए या उर्दू सिखाइए। कश्मीर में क्या हुआ? जो सेपरेटिस्ट लीडर थे वो क्या करते थे? अपने बच्चों को वो विदेशों में पढ़ाते थे और यहाँ पत्थरबाजों के हाथ में, यहाँ के बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा देते थे। तो एटलीस्ट गोल तो वही है ना
तो उसमें जो कहा वो कहीं से गलत नहीं है, मुद्दा उस भाषा को लेकर के है। और अगर हिंदुस्तान में उर्दू जुबान नहीं है, उर्दू सबसे ज़्यादा, अगर हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो उर्दू बोली जाती है, लेकिन बावजूद इसके अगर क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू को शामिल नहीं किया जाता तो सीधे तौर पर हिंदुस्तान की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं आपको उतना ही तवज्जो देना होगा। क्या पाकिस्तान में जाकर के आप कहेंगे कि हिंदू वहाँ पर हिंदी बोली जाती है और इसलिए जो है आप हिंदी को भी एक भाषा रखिए? तो ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसीलिए उर्दू को प्रवोक किया जा रहा था। आपने तुष्टीकरण की बात करी, हिंदी को लेकर के हमेशा देखा गया है कि भारत में विरोध रहा है, चाहे वो अगर देखा जाए हम दक्षिण एरिया में चले जाएं तो वहां पर भी देखा जाता है कि किस तरीके से हिंदी को लोग, अगर देखा जाए तो यूपी बिहार की भाषाओं को लोग जो है ऐसे धिक्कारते हैं। लेकिन उस बीच में जब उर्दू का हम इस तरीके से जिक्र करने लग जाते हैं तो एक तरफ तो हम आस्था हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि कोस कोस में बदले पानी और चार कोस में बानी, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में आप जितना आगे बढ़ोगे वहां भाषाएं, आपकी विविधताएं आती जाती हैं। तो भाषाओं की जो विविधता है वो अपने आप में हिंदुस्तान की खूबसूरती है और इसीलिए हर एक क्षेत्र की अपनी भाषा है, हर एक क्षेत्र का अपनी कम्युनिकेशन स्किल है और उसके हिसाब से। लेकिन उर्दू को आप इस क्षेत्र की या हिंदुस्तान की संस्कृति के तौर पर आप भाषाई संस्कृति के साथ नहीं जोड़ सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आपके वोट बैंक के लिए है। उर्दू बेहद ही खूबसूरत जुबान है, उर्दू बोलने वाले से किसी को एतराज नहीं, लेकिन आप अगर अंग्रेजी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसके साथ आप कंपेयर करो कि अंग्रेजी की जगह आपको उर्दू रखनी चाहिए, तो आपके दिमाग में आप एक वोट बैंक को आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब वोट बैंक को कौन साधने का प्रयास कर रहा है इसको तो हम जान ही रहे हैं, क्योंकि चीजें जो हैं खुल करके समझ में आ रही है। अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहता है हिंदू के साथ में खड़े होना, हिंदू की बात करना, लेकिन उस बीच में विपक्ष का भी एजेंडा जो है वो देखते हुए नजर आ रहा। आशुतोष सर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जब इस तरीके की सदन में चर्चा होती है तो क्या वाकई वोट बैंक एक सबसे बड़ा जरिया रहता है या वाकई दिल से वो चाहते हैं कि हाँ मैं हिंदू के साथ हूँ, हिंदी भाषा मेरी पवित्र है? देखिए, राजनीतिक दल जो हैं वो किसी के सगे नहीं होते, वो केवल और केवल अपना फायदा देखते हैं और वो फायदा जो उनको कहीं न कहीं आने वाले समय में चुनाव में या किसी और भी उनकी राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद दिखता है। बात जब भी किसी भाषाई विवाद को लेकर के होती है तो हम दो भाषाओं पर अटक जाते हैं आकर के, हिंदी और उर्दू। हमारा देश जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम बात करें तो करीब 120 भाषाएं ऐसी हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषाएं हैं, राज्य के स्तर पर भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। लेकिन जब विवाद शुरू होता है तो केवल दो भाषाओं पर हो जाता है, हिंदी और उर्दू पर। भाषा है क्या? आपके अंदर का जो मनोभाव है जिसको आप दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं अपनी जुबान से, वो भाषा है। वो हिंदी भी हो सकती है, वो कन्नड़ भी हो सकती है, वो तमिल भी हो सकती है, वो मलयालम भी हो सकती है, वो अंग्रेजी भी हो सकती है और वो उर्दू भी हो सकती है। तो जो व्यक्ति जिस भाषा में अपना बोलना चाह रहा है वो उसको बोले, उस पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। अब बात यह हो गई कि हिंदी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे, और अगर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हिंदी को कमजोर क्यों कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना स्थान होता है, उसी तरीके से हर भाषा का उसके क्षेत्र में, उस व्यक्ति में, उस समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें भी सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि अंग्रेजी को इतना तवज्जो क्यों, हम क्यों इतनी पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि सभ्यता के बाद भी कितनी चीजें जो हैं भारतीय संस्कृति के विरुद्ध होती नजर आ रही हैं। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर के हिंदी में बोला था, पूरे भारत ने उनके उस वक्तव्य को अपने मस्तक पर लगाया। अभी 2025 में जब आपके देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो उन्होंने ट्रंप के सामने किस भाषा में बोले? वो हिंदी में बोले। उन्होंने अंग्रेजी को अंगीकार नहीं किया। किस व्यक्ति ने कहा है कि आप वहां पर मत जाइए, आप विदेश में घूमने जाते हो, मैं सिंगापुर घूमने जाता हूं या मैं किसी ऐसे देश में, रसिया में घूमने जाता हूं, मुझे हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं आती, मैं हिंदी में बोलता हूं। आपके ऊपर दबाव नहीं है, आप खुद तय कर लेते हैं, आप अपनी प्राथमिकताएं खुद तय कर लेते हैं कि मुझे अंग्रेजी में बोलना है या हिंदी में। मैं इस आपके ऑफिस में आया हूं और कुर्ता पैजामा और तिलक लगा करके आऊं तो मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन इस पूरे माहौल में बहुत से लोग हो सकता है मेरी जो वेशभूषा है उनको अच्छी ना लगे। उसी तरह से जब हम हिंदी में बोलते हैं, आप अगर हिंदी में अपना बायोडेटा कहीं जाएंगे, किसी नौकरी के लिए देंगे जाकर के, तो सबसे पहले आपकी तारीफ नहीं करेंगे लोग, क्या करेंगे? अरे भाई हिंदी में आ गया है ना। तो हिंदी को तो आपने खुद ही दोयम दर्जे का बना दिया। जब आप
अपने आप में उस हिंदी को अपने भाल पर नहीं ला सकते, अपने मस्तक पर नहीं ला सकते, तो आप ये तुलना कैसे करेंगे कि अंग्रेजी बोलने वाला एक व्यक्ति आपको वहां पर कहेगा कि नहीं साहब हिंदी दोयम दर्जे की है। भारत विश्व गुरु अगर बनने जा रहा है तो वो अपने संसाधनों के आधार पर बनने जा रहा है। और यहाँ जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी भाषा है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर आप जाएंगे, 2011 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक जो अपना पूरा निकाला था जनगणना के आधार पर, 44% लोग हमारे देश के हिंदी बोलते हैं। और जो बाकी का आपका 56% बचा, उसमें सभी भाषाएं आ जाती हैं, कन्नड़ भी आ जाती है, मैंने जो भी आपको बताया। तो आप देखिए ना, 44% तो बहुमत अपने आप ही हो गया ना हिंदी बोलने वाले का। और आप विश्व भर में जाइए, भारत में से जाकर के अमेरिका में लोग रोजगार पैदा कर रहे हैं। क्यों? वो जाते हैं वहां पर, लोगों को हिंदी की ट्यूशन देते हैं। अमेरिकी यहाँ पर आते हैं, हिंदी सीखने का प्रयास करते हैं। तो भाषा चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की हो, भाषा भाषा होती है जो अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए होती है। जब हम अपने आप को मजबूत मानते हैं, जब हम अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, तो निश्चित रूप से हम उसका सम्मान करेंगे। आपने जैसे कहा कि भाषा तो भाषा होती है, वो हमें देखना है, सहजना है कि हम उसको किस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं, किस चीज़ को अस्वीकार कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी का जो बोलने का लहजा था, रवैया था, उर्दू के प्रति जो उनकी कट्टरता भाषा थी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो लहजा सही था? क्योंकि बहुत से विपक्षी दल को वो रास नहीं आया। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, योगी का अगर आप पूरा भाषण सुने, सदन में उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप उर्दू मत बोलिए, उन्होंने कहा आप हिंदी का विरोध मत कीजिए। योगी ने जब कल भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि आप एक मजहब के लिए काम करते हैं, आप एक भाषा के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा आप सबको समेटिए। उसके बाद में ही सदन ने कहा, जब विपक्ष ने उस पर आरोप लगाया तो सदन ने कहा कि यहाँ पर आपको हर क्षेत्रीय भाषा में बोलने का अधिकार है। चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी की कई खड़ी बोली भी बोली जाती है, आप उसके बाद अवधी बोलते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं, गोरखपुरिया भोजपुरी भाषा बोलते हैं, यही है ना। उन्होंने सबको छोड़ दिया, कहा आप सब कुछ, आप आराम से अपने वक्तव्य को, अपने विचारों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलिए। योगी ने कहीं उर्दू का विरोध किया ही नहीं। योगी ने राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी की उस मंशा पर सवाल उठाया था कि भैया आप एक को चाहते हो तो हिंदी भी तो आपकी ही है। आप अगर उत्तर प्रदेश में हो और हमारे यहाँ की उत्तर भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है, तो आप सबको समेट कर चलो, तो कुल एक को नहीं। मिलाकर के यही ना कि पक्षपात भारतीय जनता पार्टी, सीएम योगी नहीं कर रहे हैं, विपक्षी कर रहा है ना। मैं फिर कह रहा हूं, पक्षपात और विरोध दोनों अंतर हैं। वो पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक को समेटने के लिए एक समुदाय को पुचकार रहे हैं, ठीक है। और सदन में, सदन का नेता होने के नाते योगी ने यही कहा कि इस सदन में बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको समेटने की राजनीति होनी चाहिए। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष आपके सतीश महाना जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इस सदन में सबको सभी भाषाओं में बोलने का अधिकार है। बांटने की राजनीति को लेकर के चर्चा थी और इस बात को लेकर के चर्चा थी कि आखिर पक्षपात कौन कर रहा है। लेकिन पक्षपात नहीं, लेकिन हिंदी की वो तमाम भाषाएं जो उसके एक भाग हैं, उसके समावेश को एकजुट करके लेकर के चलना ही हमारा प्रयास है और इस प्रयास को लेकर के रखना है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सूबे के मुखिया पर ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, यानी आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का पद पाने को लेकर है। ऐसे में कामनी जी, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जब चर्चा होती है तो क्या वाकई ऐसे शब्दों का प्रयोग? आज तो इसमें सबसे पहले तो मैं अहमद वसी जी की एक लाइन है जो बोलना चाहूँगी, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बड़ी बात यह है कि प्रदेश के मुखिया उर्दू को लेकर, उर्दू के खिलाफ बोल रहे होते, उसी में वो करीब 4 मिनट के अपने भाषण, 4 मिनट 28 सेकंड के भाषण में वो 9 जो शब्द बोल रहे हैं, 9 शब्दों का जो उन्होंने उपयोग किया है वो उर्दू के हैं। जिसमें देखिए तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों, आदि, सरकार, अंदर, दुनिया, ये शब्द कौन से हैं? अगर आप उर्दू के खिलाफ बोल रहे हैं, उर्दू को आप पसंद नहीं करते हैं, तो उर्दू शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो वही बात है ना, आप उर्दू को कहाँ से निकालेंगे? कहीं ना कहीं हर कोई कहता है कि प्यार का कोई लफ्ज़ है तो वो उर्दू है। उर्दू हर किसी को पसंद है, हालांकि हर कोई शुद्ध उर्दू नहीं बोल पाता है, ये एक अलग बात है, लेकिन
उर्दू हर कोई जो है ना, हर कोई पसंद करता है। और रही बात किस तरीके से, तो मुझे लगता है आस्था ये जो भाषा है ना, भाषा पे राजनीति होती आई है, आज से ही नहीं है। देखिए हम 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन हमारे पास अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विभिन्नताओं से भरा हुआ हमारा देश है। अगर हम एक ऑफिस से 4 ऑफिस छोड़ के अगर यहीं पे हम देख लें, भारत की खूबसूरती है वो तमाम भाषा। अगर मैं कहूँ, अब आप कानपुर से हैं, आप कानपुरिया बोल लेती हैं, मैं बिहार से हूँ, मैं मैथिली बोल लेती हूँ, तो अगर हम ऐसे जाएं तो यहाँ पर एक अलग अलग राज्य से, अलग अलग प्रांत से आया व्यक्ति है, सबकी अलग अलग भाषा है। तो मुझे लगता है भाषा पे हमारे देश में सिर्फ राजनीति होती आई है और होती रहेगी। ये कोई नई चीज़ नहीं है। तमाम ऐसे कई बड़े नेता रहे जो राजनीति करते हैं। अब साउथ के लोग इंग्लिश को प्रमोट करने की बात करते हैं, फिर अब वो लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज को लेकर भी बोलते हैं। वहीं नॉर्थ में आ जाइए तो लोग हिंदी को प्रमोट करने की बात करते हैं। फिर हिंदी के साथ साथ फिर तमाम वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के हैं, तो उन्हें अपनी अपनी भी भाषा चाहिए। तो बस यही है कि ये राजनीति और कुछ बैंक की एक राजनीति है। जूही, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये जो जितना भी कल बीते दिन सदन में हंगामा हुआ है, ये एक वोट बैंक का जरिया था या वाकई हिंदी को ऊपर रखने की एक जद्दोजहद थी सीएम योगी? देखिए हिंदी और मैं एक चीज़ कहूँगी कि हिंदी में हम कितनी बातें करते हैं, कितने हमारे शब्द होते हैं, लेकिन उन शब्द में कई उर्दू वर्ड भी होते हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए गहमा गहमी मची, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कहा और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई आप अपने बच्चों को तो इंग्लिश सिखाएंगे लेकिन दूसरों के बच्चों को आप उर्दू पढ़ना सिखाएंगे। तो देखिए मुझे लगता है हम जितनी भी हिंदी बोलते हैं उसमें कई शब्द ऐसे होंगे कि उर्दू हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि भाषा को राजनीतिक मोड़ पे नहीं लाना चाहिए। और हम सभी को गर्व है कि हम हर तरह की भाषा बोल रहे हैं। सीधी सी बात, सीधा सा सिद्धांत तो ये है कि भाई हम इंग्लिश भी बोलते हैं, हम हिंदी भी बोलते हैं, हमारे हिंदी में उर्दू शब्द भी होते हैं। और यहाँ पर कितने लोग होंगे जो बिहार के भी होंगे, बिहार के लोग अपनी मैथिली भाषा भी कुछ लोग बोलते हैं। बिल्कुल। तो देखिए चर्चा जो है वो इसी बात को लेकर के है कि जो बीते दिन इतने 9 मिनट का जो उन्होंने अपनी बात को रखा, जो वक्ता के बतौर ये सारी चीज़ें रखी, क्या वो जनता को सारी जनता के साथ साथ वो तमाम पत्रकार इसको किस नज़रिए से देख रहे थे, ये जानना ज़रूरी था। क्योंकि हिंदी के साथ साथ उर्दू को लेकर के जब इस तरीके की बात हुई, अंग्रेजी भाषा का पक्ष रखने को लेकर के चर्चा गरमाई, तो क्या वाकई भाषा केवल आज के समय देश में एक राजनीतिक एंगल बन गई है, केवल वोट बैंक को साधने का ही एकमात्र रास्ता बन गई है, या वाकई ये तमाम नेताओं को दिल से ही अपनी भाषा को लेकर के चिंता होती है, चिंतित होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।